हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने टेंस के बेसिक जो जानकारी है, बेसिक जो नॉलेज है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। टेंस किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस, नंबर्स ऑफ टेंस, इन चीज़ों को हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इन चीज़ों के साथ साथ टेंस को एक्शन नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है उसी के आगे नंबर्स ऑफ टेंस में प्रत्येक टेंस के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है और स्ट्रक्चर की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसलेशन के साथ साथ किसी भी ग्रामर के टॉपिक्स को पढ़ना हो तो टेंस के स्ट्रक्चर की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो किसी भी क्लास की बात हो, चाहे 10th, 11th, 12th या अदर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, हर जगह पे स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एक करके नंबर्स ऑफ टेंस जितने हैं, एक एक करके प्रत्येक टेंस का हम लोग जो है स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग बेसिक का लेंगे और जिससे जो है चीज़ें आसान हो जाएं। तो उन बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखने के बाद फिर टेंस के स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो बेसिक जानकारी क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं वर्ब और नाउन। इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिलता जुलता है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, इसमें क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है फ्रेंड्स कि टोटल 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और 2 ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसके साथ साथ एक प्रोनाउन भी होता है। तो वर्ब और नाउन और इसके साथ साथ प्रोनाउन भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर्स नहीं होता, अर्थात ना तो वो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है। सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन तीनों का नंबर्स होता है, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, इन तीनों का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा नाउन होता है, नाउन के अंतर्गत कोई भी एक शब्द हो, लाइक मान लीजिए मैंने लिखा वाय, वाय एक नाउन है। तो फ्रेंड्स, जो भी नाउन होता है उस नाउन के अंतर्गत जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, हालांकि 5 प्रकार के नाउन होते हैं। 5 प्रकार के नाउन में ये जरूरी नहीं है कि सबका नंबर्स हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, लेकिन एक आध दो नाउन को छोड़ करके बाकी सबका जो है नंबर्स होता है, सिंगुलर और प्लूरल में कैटेगरी वाइज उसे डिवाइड किया गया है। तो जैसे यहाँ पर बॉय है, तो नाउन के अंतर्गत बॉय शब्द आया और बॉय शब्द जो है एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड फ्रेंड्स, अगर हम रूट वर्ड को देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि हमारा टॉपिक है टेंस, तो हम लोग टेंस पर विशेष ध्यान देंगे। रूट वर्ड वो होता है जिसे हम 2 या 2 से अधिक भागों में खंडित ना कर पाए, डिवाइड ना कर पाए, काट ना पाए, उसे हम रूट वर्ड कहते हैं। तो बॉय अपनी जगह पर एक रूट वर्ड है और नाउन है। तो दुनिया का वो हर कॉमन नाउन जो रूट वर्ड के अंतर्गत आता है वो सिंगुलर होता है फ्रेंड्स। सिंगुलर होने के साथ साथ वो रूट वर्ड होगा। और जब भी हम किसी एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उस नाउन के आगे या तो एक एस या तो
डबल एस का प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कुछ एक्सेप्शन है जिसमें यस या यस नहीं लगाया जाता, कुछ और लगाया जाता है, अर्थात यस या डबल एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, कुछ और चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। वो आप हमारे वीडियो को देख सकते हो, नंबर्स नामक कोई एक वीडियो है जो प्लेलिस्ट के माध्यम से बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट पर जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि नाउन अगर सिंगुलर है तो नाउन अपनी जगह पे सिंगुलर होता है, और जब उसे हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके अंत में यस या डबल एस का प्रयोग करते हैं तो हमारा सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है। जैसे बॉय है, अब बॉय का अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो बॉय में अंत में यस लगा देना है, बॉयज बन जाएगा प्लूरल। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन अपनी जगह पे सिंगुलर होता है और उसे जब सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है तो उसके अंत में यस या डबल एस का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई नाउन की कि सिंगुलर है तो प्लूरल कैसे बनेगा, अपनी जगह पर सिंगुलर होता है, प्लूरल बनाने के लिए यस या डबल एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर वर्ब की बात की जाए तो जो वर्ब होता है वो अपनी जगह पर प्लूरल होता है। अगर कोई वर्ब है तो वर्ब अपनी जगह पर प्लूरल होता है, और जब हम उसका सिंगुलर बनाते हैं तो उस प्लूरल वाले वर्ब के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे अब यहाँ अगर देखना हो, राइट हमारा एक वर्ब है और ये वर्ब कैसा है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि ये रूट वर्ड है। अभी यहाँ पर नाउन रूट वर्ड जो था वो अपनी जगह पर सिंगुलर था, उसे प्लूरल बनाने के लिए अंत में यस या डबल एस का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर कोई एक वर्ब है और वो रूट वर्ड है तो वो अपनी जगह पर क्या होता है, प्लूरल होता है, और उस प्लूरल वर्ब को अगर जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो उसके अंत में क्या कर देते हैं, उसके अंत में यस या ईएस का प्रयोग करके उसे सिंगुलर बना देते हैं और फिर उसका एक नाम दे दिया जाता है जिसे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नाउन से संबंधित जो शब्द होता है रूट वर्ड वो सिंगुलर होता है, उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंत में यस या डबल एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही बात अगर की जाए वर्ब की, वो अपनी जगह पर क्या होता है, उसका रूट वर्ड अपनी जगह पे क्या होता है, प्लूरल होता है, और जब हम उसका सिंगुलर बनाना चाहें तो उसके अंत में यस या ईएस का प्रयोग करके सिंगुलर वर्ब का निर्माण करते हैं और उसका नाम जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देते हैं। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया कि फिफ्थ फॉर्म क्यों बनाया गया और उस फिफ्थ फॉर्म का सही रूप, सही मतलब क्या है। तो फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स यस कहाँ पे लगता है, ईएस कहाँ पे लगता है, ये चीज़ भी हम लोग जो है सीख लेते हैं। देखते हैं यस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और ईएस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक वर्ब है गो, अब इस गो में दो अक्षर हैं जी और ओ। अंतिम अक्षर अगर फ्रेंड्स किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर जो फर्स्ट फॉर्म होगा वही प्लूरल होगा क्योंकि वही रूट वर्ड है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा, अगर उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर ए ई आई ओ यू इन पांचों वॉवेल्स में से कोई एक हो, अगर कोई इंग्लिश वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अगर अंतिम अक्षर ए ई आई ओ यू इन पांच वॉवेल में से कोई एक आता है तो हम उस वर्ब का जब फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे तो उसके आगे ईएस लगा करके फिफ्थ फॉर्म अर्थात सिंगुलर वर्ब बना देंगे। लेकिन अगर सपोज करिए कि अगर अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो, अगर अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे हम जो है यस लगा करके उसे हम सिंगुलर रूप दे सकते हैं। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। अंत में अगर वॉवेल आता है तो ईएस और अंत में अगर कॉन्सोनेंट आता है
तो यस का प्रयोग करके फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इस वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जाता है, किसी भी टेंस में नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, और कहीं पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ही, शी, इट ये एक सिंगुलर के अंतर्गत माना जाता है। आई, वी, यू, दे ये प्लूरल के अंतर्गत माना जाता है। ये सारे जो हैं सब्जेक्ट्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोनाउन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो ही, सी, इट सिंगुलर है, आई, वी, यू, दे प्लूरल है। तो अगर ही, सी, इट आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और आई, वी, यू, दे का प्रयोग अगर होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि सबको पता है कि अगर कोई हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इन चीज़ों का अगर प्रयोग होता है तो वह वाक्य, वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। और इनके साथ साथ ये एक पहचान है, एक बेसिक जानकारी इजी करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग होता है कि आइडेंटिफाई होता है। लेकिन इनके साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वास्तव में कोई पहचान नहीं होती है। पहचान सिर्फ एक आसान वे को अपनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि हर टेंस का अपना एक कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक काम किया जाए तो किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट का इंडेफिनिट जो टेंस होता है, इसमें किसी एक आदत को बताया जाता है, किसी एक सब्जेक्ट के आदत को बताया जाता है, किसी एक ड्यूटी को बताया जाता है, किसी एक कर्तव्य को बताया जाता है, वर्तमान में हुए घटनाओं को जो बताया जाता है आदत के माध्यम से, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। और किसी कर्तव्य को, हर इंसान का एक अपना दिनचर्या होता है, और जो भी ड्यूटी डेली की जाती है, अगर उन ड्यूटी को बताया जाए किसी के माध्यम से, किसी के सामने, तो जो बताई जाती हैं बातें वो हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि हम लोग ज़्यादा स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ने लग जाएंगे तब उसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखेंगे। दोनों का डिफरेंस क्या होता है दोनों में, इन चीज़ों को हम लोग उस वीडियो में सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब इसके माध्यम से हमें क्या करना होता है, किसी भी हिंदी के सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होता है। फ्रेंड्स, जो भी हिंदी का सेंटेंस होता है वो इंग्लिश के सेंटेंस से सेम अपोजिट होता है। सिर्फ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख दो और अंत से एकदम शुरू करते हुए आप चले आइए, तो हिंदी का जो भी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना होगा वो आसानी से हो जाएगा। मैं एक आध दो सेंटेंस लिख करके बताता हूँ कैसे आसानी से पीछे से अंत से शुरू करते हुए कैसे होगा, हम लोग देखते हैं। जैसे मैं
स्कूल में, मैं स्कूल में पेन से एक पत्र लिखता हूँ। मैं स्कूल में पेन से एक पत्र लिखता हूँ। एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? ए वर्ड विच कैन डू एनी एक्शन इज कॉल्ड ए सब्जेक्ट। एक ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में किसी एक कार्य को करता हुआ दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं शब्द क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, एक कार्य करने वाला है। तो ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है और मैं को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या रखना होगा? मैं का सब्जेक्ट आई, अर्थात मैं की इंग्लिश आई होगी। तो मैं को आई के रूप में चेंज किया जाएगा। और अब मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख दो सबसे पहले, और फिर अंत से शुरू करता हुआ आना है हमें, और आसानी से जो है ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो आई चूंकि एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो अंत में वर्ब भी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हर हिंदी वाक्य के अंत में होता है। तो यहाँ पर लिखना क्या है? एक मेन वर्ब है। और यहाँ पर लिखना मेन वर्ब होने के साथ साथ इस लिखना की जो इंग्लिश होगी वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्योंकि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है और सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट। तो यहाँ पर V1 का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात राइट हो जाएगा। आई राइट। अब लिखना से पहले क्या? एक पत्र। आई राइट ए लेटर। अब एक पत्र से पहले क्या? से। पेन से, तो यहाँ पर विथ हो जाएगा और विथ के साथ साथ यहाँ पर पेन लगाना है, अर्थात पेन से। और पेन से पहले क्या? मे की इंग्लिश इन, और इन से पहले क्या है? स्कूल। तो यहाँ पर क्या लगा देना है? स्कूल। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन आसानी से हो जाएगा। मैं स्कूल में पेन से एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट लेटर विथ अ पेन इन स्कूल। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तुम बाजार में राम के साथ सब्जी खरीदते हो। तुम बाजार में राम के साथ सब्जी खरीदते हो। तो सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट को। यूं सब्जेक्ट है, अंत में खरीदना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यूं बाई फर्स्ट फॉर्म है, V1 लगाना है। तो यू बाई, खरीदते हो क्या? सब्जी। यू बाई वेजिटेबल्स। और सब्जी से पहले क्या? के साथ की इंग्लिश विद। के साथ से पहले राम, तो राम लिख देना है। और राम से पहले मे, तो मे की इंग्लिश इन। मे से पहले मार्केट, अर्थात बाजार, तो मार्केट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यू बाय वेजिटेबल्स विथ राम इन मार्केट। अब देखते हैं एक और। वह मैदान में एक कार चलाती है। वह मैदान में एक कार चलाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ही मतलब कि सी एक जो है, चूंकि यहाँ पर मेल फीमेल है तो यहाँ पर इसलिए सी होगा। तो यहाँ पर सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो चलाना की इंग्लिश भी जो है सिंगुलर में ही होना चाहिए, अर्थात चलाना की जो इंग्लिश होगी वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग होगा, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाना है? सी। और फिर चलाना की इंग्लिश ड्राइव। तो
तो यहाँ पर ड्राइव तो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और इसका अगर जब फिफ्थ फॉर्म बनाना हो तो ई ऑलरेडी है, यस लगा देना है। सी ड्राइव्स। अब चलाना से पहले क्या, एक कार, तो ए कार, एक कार से पहले क्या है, में, तो इन, में से पहले क्या है, मैदान, ग्राउंड। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अब इस अफर्मेटिव के बाद हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है, डज नॉट का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, और हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जैसा कि अभी मैंने बताया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है पूरे 12 टेंस में सिर्फ प्रेजेंट के, इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं और कहीं पर इनका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। अब सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। जैसे वह आगरा से कानपुर नहीं जाता है। वह आगरा से कानपुर नहीं जाता है। तो यहाँ पर वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा। अंत में जाना है, यहाँ पर निगेटिव है, नहीं जाता है तो ही के साथ क्या लगना है, डज नॉट। तो सब्जेक्ट डज नॉट और अंत में जाना की इंग्लिश गो, और गो के जस्ट बाद अगर गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इन पांचों फॉर्म में से कोई भी एक वर्ब प्रयोग हुआ है और उस वाक्य में किसी एक प्लेस को दर्शाया गया हो, किसी एक स्थान को बताया गया हो या किसी एक स्थान का नाम आया हो, तो उस वर्ब के जस्ट बाद, उस गो वाले फॉर्म्स के बाद हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो ही डज नॉट गो टू, कहाँ जाने की बात हो रही है, कानपुर। कानपुर, कानपुर से पहले क्या, से, तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाएगा और फ्रॉम से पहले आगरा। तो कुछ इस तरह से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाएगा। अब देखते हैं एक और, वे मैदान में अपने दोस्तों के साथ मैच नहीं खेलते हैं। मैच नहीं खेलते हैं। वे मैदान में अपने दोस्तों के साथ मैच नहीं खेलते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे लगा दो। अब प्लूरल सब्जेक्ट है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर डज नॉट ना लगा करके क्या लगाना होगा, डू नॉट। तो डू नॉट, दे डू नॉट। अब अंत में क्या है, खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले, और प्ले से पहले क्या है, मैच, प्ले मैच, और मैच से पहले क्या है, के साथ, विथ, और किसके, अपने दोस्तों, तो दे है, दे का पोजेसिव क्या होता है, दियर। दियर फ्रेंड्स, दियर फ्रेंड्स, दोस्तों, अपने दोस्तों के पहले क्या है, मे की इंग्लिश इन से पहले क्या है, मैदान। मैदान की इंग्लिश ग्राउंड।
तो कुछ इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो जाएगा। वे मैदान में अपने दोस्तों के साथ मैच नहीं खेलते। दे डू नॉट प्ले मैच विद देयर फ्रेंड्स इन ग्राउंड। आई होप समझ में आ गया। अब इस निगेटिव के बाद हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग 12 टेंस में 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव 2 तरह से पढ़ने वाले हैं। एक को कहा जाता है यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरे को कहा जाता है WH टाइप इंट्रोगेटिव। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटिव जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप लोगों ने सेंटेंस वाला वीडियो हमारा देखा होगा तो सेंटेंस से संबंधित वहाँ सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। और अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ इंट्रोगेटिव के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप, WH टाइप, 2 तरह के सेंटेंस को हम लोग टेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। ये जो यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, जब कोई भी हिंदी का सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसे हम कहेंगे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर कोई हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी के वाक्य के बीच में कोई एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो, एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो, लाइक कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, कौन सा, कौन सी, इन चीज़ों का अगर प्रयोग होता है तो हम उसे कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव। क्यों WH क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जितने प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, एक आध दो को छोड़ करके बाकी हर प्रश्नवाचक शब्द की जब इंग्लिश लिखी जाती है तो उन इंग्लिश में सबसे पहले WH का प्रयोग होता है। इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? WH टाइप इंट्रोगेटिव। और यस या नो टाइप इसलिए कहा गया, यस मतलब हाँ, नो मतलब नहीं। इसलिए इसे कहा गया क्योंकि जब हम कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू करते हैं तो जब भी क्या से शुरू होगा तो उसका जो जवाब आएगा या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। लाइक, क्या तुम प्रत्येक दिन अंग्रेजी पढ़ते हो? या तो जवाब आएगा यस या तो जवाब आएगा नो। क्या तुम प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हो? या तो जवाब आएगा यस या तो जवाब आएगा नो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया यस या नो टाइप क्यों कहा जाता है और WH टाइप इंट्रोगेटिव क्यों कहा जाता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग टाइप का है, इसका अलग है, इसका अलग है, थोड़ा सा फर्क है। तो सबसे पहले यस या नो टाइप का देखते हैं, उसके बाद WH टाइप का देखते हैं। यदि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो, अगर कोई हिंदी का वाक्य हो और क्या से शुरू हो तो सबसे पहले जिस भी टेंस में वो वाक्य होगा, फ्रेंड्स, अगर कोई हिंदी का 12 टेंस में किसी भी टेंस में अगर कोई एक वाक्य क्या से शुरू होता है तो वो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होगा उस क्या की जगह पर सबसे पहले ट्रांसलेशन करते वक्त उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वो डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है वो सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर क्या से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले या तो डू लगाना है या तो डज लगाना है, वो डिपेंड करेगा उस वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट के ऊपर। तो डू या डज प्लस फिर यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर कॉम्प्लीमेंट,
और फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये डू और डज, चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा अगर 12 में से कोई भी एक टेंस का प्रयोग हो तो उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होंगी उस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या वाले वाक्य में सबसे पहले रखेंगे। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस क्या की इंग्लिश कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा। और अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो उस क्या वाले में उसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। आई होप समझ में आ गया। अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या वह प्रत्येक दिन रामायण पढ़ता है। क्या वह प्रत्येक दिन रामायण पढ़ता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या आया है और इस क्या के लिए इस सिंगुलर सब्जेक्ट के बेस पर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज। डज, फिर उसके बाद ये डू या डज में से एक हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट ही। तो डज ही, अंत में क्या है, रीड। रीड, क्या पढ़ने की बात हो रही है, द रामायण। और रामायण से पहले क्या, प्रत्येक दिन, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे। और यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहां पर क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो इसलिए इस क्या की जगह पर डू लगेगा, सॉरी डज लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एक और देखते हैं, क्या तुम प्रत्येक दिन, क्या तुम प्रत्येक दिन एक पत्र लिखते हो, लिखते हो। क्या तुम प्रत्येक दिन एक पत्र लिखते हो। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या है, यहां पर तुम है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जिसमें डू या डज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है। तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या की जगह पर डू लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू लगेगा, डू यू। अंत में क्या है, लिखना, तो राइट। राइट से पहले क्या है, पत्र, ए लेटर। और एक पत्र से पहले क्या है, प्रत्येक दिन, तो एवरी डे, एवरी डे। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर सपोज यहीं पर इस इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द भी प्रयोग हुआ होता, जैसे क्या वह प्रत्येक दिन रामायण नहीं पढ़ता है, तो कुछ नहीं करना है। अगर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों साथ प्रयोग होते हैं तो सिंपल सी बात है, इस सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे यही सेंटेंस हो, क्या वह प्रत्येक दिन रामायण नहीं पढ़ता है, तो सबसे पहले डज लगाओ, फिर ही लगाओ, फिर इसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर दो। डज ही नॉट रीड द रामायण एवरी डे। तो कुछ इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा। अब देखते हैं WS टाइप वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन और स्ट्रक्चर। यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ हो तो, प्रयोग हुआ हो तो जैसे यस या नो टाइप वाला स्ट्रक्चर था, सेम एज इट इज वैसे ही होगा। सिर्फ जो प्रश्नवाचक शब्द आया होगा वाक्य के बीच में, उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश हम सबसे पहले सेंटेंस में लिख देंगे। WH प्लस डू या
डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH लिख देना है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज ऑफ टू आर डच, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी एज इट इज जो यस या नो टाइप वाला स्ट्रक्चर था एज इट इज वैसे ही इसमें भी रहने वाला है। जैसे वह स्कूल में एक गीत क्यों गाती है। वह स्कूल में एक गीत क्यों गाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, क्यों। अब एक हिंदी का वाक्य है और इस हिंदी वाक्य के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड आया है, तो सबसे पहले जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश वाई। अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू या डच का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर डच का प्रयोग हो जाएगा, वाई डच। अब यहाँ पर सी, वाई डच सी गाती है, सिंग ए सॉन्ग इन स्कूल। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। एक आध दो सेंटेंस और देखते हैं। तुम स्कूल में अंग्रेजी कैसे बोलते हो। तुम स्कूल में अंग्रेजी कैसे बोलते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कैसे। सबसे पहले इसकी इंग्लिश हाउ, फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू या डच। हाउ डू, फिर इस सब्जेक्ट को, फिर अंत में बोलना स्पीक। स्पीक से पहले क्या है, इंग्लिश। और इंग्लिश से पहले क्या है, मे की इंग्लिश इन, और मे से पहले स्कूल। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और फ्रेंड्स अगर यहीं पर नेगेटिव भी आया होता, जैसे तुम स्कूल में अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते हो, तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट यूज ऑफ नॉट। इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जैसे तुम स्कूल में अंग्रेजी कैसे नहीं बोलते हो, तो हाउ डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश इन स्कूल। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया। और आज के लिए बस इतना ही, चूँकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और वीडियो लंबा हो भी गया है। तो जो भी टेंस बचे हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, आप लोगों ने मेरे साथ सहयोग किया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।